हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन डिसिप्लिन का ये सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। काफ़ी बच्चों की डिमांड रही थी कि उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट जो है वो कवर कर ली है। अब हमें पढ़ना है थर्ड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। वो टॉपिक्स एग्ज़ाम्स में पूछने के 100% चांसेस हैं, तो थोड़े बहुत जो एग्जाम्पल्स के रूप में है ताकि आप एग्ज़ाम्स में उसे बनाकर लिख सकें, तो मैं वही डिस्कस करूँगी आज आपके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा क्या होती है। प्रीजस्टिस या फिर पूर्वाग्रह जिसे बोला जाता है, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इंग्लिश की बुक साथ में रखकर इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं आपको कि क्या है ये पूर्वाग्रह। बोले तो पूर्वाग्रह एक तरीके से ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें बच्चे उन सभी बच्चे को जो उनके समूह में नहीं होते तुच्छ तथा हीन समझते हैं। एक तरीके से क्या होता है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा घिन आने की जो प्रवृत्ति इनके अंदर आती है, मतलब कि दूसरों को नीचा समझते हैं सामने वाला। तो एक तरीके से क्या होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को बिना उसके सच्चाई जाने, उसके बारे में हमारे अंदर मिथ फैल जाता है इस चीज़ का कि हाँ वो चीज़ गलत है तो गलत है। तो एक बच्चे के अंदर पूर्वाग्रह विकसित करना, इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरे व्यक्ति से या दूसरे धर्म के रूप में हो गया, जाति के आधार पर हो गया या किसी भी तरीके से काले रंग का रंग के आधार पर हो गया, तो एक बच्चा दूसरे व्यक्ति से हीन और तुच्छ की भावना रखता है। तो पूर्वाग्रह या मिथ हम बोलें या फिर प्रीजस्टिस बोलें तो सेम ही कहा जाता है। एक तरीके से इन विशेषताओं में क्या हो सकता है कि पूर्वाग्रह जो है वो विवेकहीन भी होता है और सीखा गया एक सामाजिक व्यवहार भी है। सामाजिक व्यवहार कैसे हो सकता है कि जो ये पूर्वाग्रह है वो सोसाइटी से ही हम गेन करते हैं। तो एक बच्चे के अंदर जितनी भी क्वालिटी आती है वो सब एक सोसाइटी से ही आती है। तो एक सामाजिक व्यवहार जो है सीखा गया एक सामाजिक व्यवहार भी है पूर्वाग्रह, और पूर्वाग्रह में संवेग भी सम्मिलित होता है। ये कुछ विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। पूर्वाग्रह का संबंध किससे, जो वास्तविकता होती है ना उससे नहीं होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से हमने मिथ पाल रखा है कि हाँ चीज़ हमें पहले पूर्वजों ने बताई है, जो चीज़ हम वही फॉलो करते रहते हैं। तो एक तरीके से क्या है ये पूर्वाग्रह हम बोल सकते हैं, ये सोसाइटी से की उपज है। अब पूर्वाग्रह जो है या प्रीजस्टिस जिसे बोलते हैं, तो पूर्वाग्रह का विकास होने की क्या क्या चांसेस है, मतलब कि जो इसका विकास होता है उसकी रीजंस क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये समाज में विकसित होता है, समाज में हो या एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हो। तो सबसे पहला रीज़न आता है हमारा जाति का। समाज जो है विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री वगैरह हैं, उन्होंने ये पता लगाया है कि ऊंची जाति के जो लोग होते हैं वो नीची जाति से बहुत ज़्यादा मतलब घृणा वो दिखाते हैं, मतलब कि उनकी भावना इनके अंदर आती है। तो बहुत ज़्यादा अधिक पूर्वाग्रही होते हैं, मतलब कि उनसे बहुत ज़्यादा घिन करने लगते हैं ऊंची जाति के लोग जो होते हैं। दूसरा आता है रीज़न हमारा सामाजिक संघर्ष। क्या होता है कि विभिन्न सामाजिक समूह जो होते हैं उनके बीच में संघर्ष जो होता है उसकी वजह से भी पूर्वाग्रह की उत्पत्ति होती है। जैसे कि किसी समूह में कोई ग्रुप हो गया या फिर कोई राष्ट्र हो गया, कोई देश हो गया, तो उसके साथ संघर्ष होने पर व्यक्तियों की मनोवृत्ति उस समय या राष्ट्र के प्रति प्रतिकूल हो जाती है। उस राष्ट्र के प्रति भी जो है बिल्कुल उसकी जो प्रतिकूल होना, मतलब कि जो मनोवृत्ति होती है, जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो हमारी मेंटालिटी होती है, तो वो राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाती है। तो वो भी पूर्वाग्रह का एक सबसे बड़ा रीज़न बनता है उत्पत्ति का। तीसरा आता है इसमें जनसंचार माध्यम। कुछ ऐसे जनसंचार माध्यम होते हैं जिनकी वजह से फेक न्यूज़ लोगों तक पहुंचाई जाती है, जैसे कि सिनेमा के ज़रिए, दूरदर्शन में, समाचार पत्र में, रेडियो में, पत्रिकाओं में। तो ये सब क्या होता है, हमें जो भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है वो एक फ़ेक होती है एक तरीके से। वैसे तो रियल जो होती है मूवीज़ वगैरह एक सच्चाई पर आधारित में मूवीज़ बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसमें ड्रामे वगैरह होते हैं, कुछ एक्शन मूवीज़ होती हैं, कुछ ऐसे ड्रामेटिक जो मूवीज़ होती हैं। तो एक तरीके से क्या होता है वो मिथ हमारे अंदर फैला देता है। हमें लगता है मूवीज़ के थ्रू, समाचार पत्रों के थ्रू कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, समूहों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से पूर्वाग्रह विकसित हो सकता है, मिथ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें सामाजिक सीखना, मतलब कि हर एक बच्चा जो होता है वो सामाजिकरण के दौरान अपने माता पिता से, भाई बहन से, पड़ोसियों से, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें अपने एक खास ढंग का व्यवहार करना, विश्वास करना आदि सीखता है। उन्हीं लोगों से ही सब कुछ सीखता है। एक बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है तो सब फैमिली, आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, सोसाइटी जो होती है, उन्हीं सब चीज़ों से वो सीखता है। सोसाइटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो भी सोसाइटी में चल रहा होता है, जैसी भी एजुकेशन सोसाइटी से हम लोगों को मिल रही होती है, वैसी ही मनोवृत्ति हमारे अंदर विकसित होती है, वैसी ही जो हमारी मेंटालिटी है वो हमारे अंदर
विकसित होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि यही कारण है कि यदि पिता किसी जाति या वर्ग के प्रति पूर्वाग्रही होते हैं तो उनके संतान में भी उसी ढंग के पूर्वाग्रह विकसित होते हैं। अब छोटा सा बच्चा जो दुनिया में आता है उसको ये नहीं पता होता कि वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, वो किस रंग रूप में पल रहा है। जैसे जैसे वो सोसाइटी से अटैच होता है, सोसाइटी में पेरेंट्स जैसे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जैसे होते हैं, वो उसी रंग में ढलना शुरू हो जाता है। तो सामाजिकरण से जिस तरीके से वो जुड़ता है तो उन्हीं की जो शिक्षा वो ग्रहण करता है सोसाइटी में, और उसी के थ्रू ही वो पूर्वाग्रह भी अपने अंदर विकसित करता है। नेक्स्ट आता है असुरक्षा एवं चिंता। असुरक्षा की जो भावना है और चिंता से भी विकसित होते हैं। जैसे कि किसी प्रकार की किसी इंसान को चिंता होती है उसके बारे में, या असुरक्षा की भावना उस इंसान के अंदर आती है तो वो गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। अगर हमारे अंदर डर होगा तो हमारे डर का फ़ायदा दुनिया उठाएगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में अपनी नौकरी, सामाजिक स्तर आदि के बारे में असुरक्षा की भावना नहीं होती, वह हमेशा अन्य व्यक्तियों और समूहों के प्रति एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ विचार विकसित करता है। एक तरीके से क्या होता है कि सामाजिक स्तर खत्म होने के लिए अपनी इमेज, जैसे कि सोचते हैं कोई इंसान, हमारे अंदर डर रहता है इस चीज़ का कि हमारी इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, हमारी जो जॉब है बहुत हाई लेवल पर, हम हाई जो हमारी जो पोस्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अचानक से अगर हमें ये असुरक्षा की भावना अंदर आए हमारे, कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, एक तरीके से क्या होता है ये पूर्वाग्रह भी विकसित होने के चांसेस होते हैं। इससे क्या होता है कि कोई सामने वाला हमें बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ समझा देता है कि हाँ ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा। तो ये सभी क्या है कि ये मिथ है एक तरीके से जो सामने वाला हमारे अंदर भरता है। तो ये जो असुरक्षा की भावना है अगर जिस इंसान के अंदर होती है तो वो हमेशा ऐसे व्यक्तियों की खोज में रहता है जिस पर उसकी असुरक्षा का इल्ज़ाम लगाया जा सके। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पूर्वाग्रह है वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब एक बच्चे की जो पूर्वाग्रह है उसे निपटने के लिए कुछ जो उपाय होते हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला अंतर समूह संपर्क। जितने ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट होगा बच्चे का, इंसान का या व्यक्ति का, तो एक दूसरे से संपर्क में आने की वजह से वो पूर्वाग्रही व्यक्ति के उनके बारे में समझने का अधिक मौका मिलता है। क्या सही है क्या गलत है, जो सामने वाला ग्रुप स्टडीज़ वगैरह जो बच्चे करते हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क बनाते हैं, तो पूर्वाग्रह कम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षा। एजुकेशन इज़ मस्ट। अब क्या होता है कि एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसान की ज़िंदगी में, कि क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान हम कर सकें। तो पूर्वाग्रह को कम करने के लिए एक तरीका भी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए। जितना वो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन उनको मिलेगी, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उनको मिली, तो जिसकी वजह से जो उनके मिथ हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं, तो उसको ख़त्म किया जा सके। तो ऐसी शिक्षा व्यक्ति को सही परिप्रेक्ष्य में सोचने और समझने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता भी करती है। मतलब कि जो एजुकेशन उन लोगों को मिलती है उससे सही रास्ते पर चलने में ये मदद भी करती है। नेक्स्ट आता है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार। ऐसे प्रचार वगैरह भी किए जाएं, किसके थ्रू, रेडियो के थ्रू, दूरदर्शन क्या होती है, टीवी जो होता है, सिनेमा के थ्रू हम लोगों के जो मिथ हैं, जितने भी पूर्वाग्रह हैं, जो गलत फहमियाँ उनके अंदर पल रही हैं, उनको कम किया जा सकता है इनके विरोध में प्रचार प्रसार करके। नेक्स्ट आता है असंगत भूमिका। व्यक्ति को ऐसा कार्य या भूमिका करने के लिए कहा जाए जो उसके पूर्वाग्रह से मेल न खाकर उसके ठीक विपरीत हो, तो कुछ समय तक ऐसी भूमिका करने के बाद व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल सकती है और उसके पूर्वाग्रहों में कमी आ सकती है। मतलब कि ऐसे कार्यों में उनको रखा जाए, सही लोगों से उनकी अटैचमेंट रखी जाए ताकि वो सही सही उनकी बातों को, जो भी एजुकेशन, जो भी नॉलेज है, सही सही वो ले सके दूसरों से। सही सुसंगत भी बोलते हैं हम, एक तरीके से हम ऐसी भूमिका उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सामाजिक विधान। जो पूर्वाग्रह हैं उसको कम करने के लिए तरह तरह के सामाजिक विधानों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विधान होते हैं एक तरीके से इन लोगों के लिए कुछ ऐसे कानून वगैरह बनाए जाएं, विधान बोले या फिर कानून बोले, तो पूर्वाग्रह को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कानून वगैरह भी बनाई जाती है, सरकार जो बनाती है, जिससे इससे सामाजिक वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिससे पूर्वाग्रह में कमी आती है। कुछ ऐसे, जैसे भारत में हरिजनों से संबंधित अनेकों तरह के पूर्वाग्रह थे, जिसमें एक प्रमुख पूर्वाग्रह छुआछूत था। भारत सरकार ने सामाजिक विधान बनाकर छुआछूत को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हरिजनों से छुआछूत संबंधी पूर्वाग्रह अब करीब करीब समाप्त हो गया। अब क्या होता है, भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानून वगैरह बनाए गए हैं जो छुआछूत की, जो लोग बहुत ज़्यादा मानते थे इस चीज़ को कि हाँ नीची जाति के लोगों को छुएंगे तो फिर हम अपमान हो जाएंगे या फिर अपमानित हो जाएंगे, या कुछ भी था ऐसा जो इनके अंदर मिथ फैला हुआ था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने कुछ ऐसे कानून वगैरह लागू किए गए और छुआछूत को गैरकानूनी घोषित भी किया गया था, जिसकी वजह से अब भी ये कमी आई है इसमें।
अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है कि कक्षा में रूढ़िवादी व्यवहार के क्या प्रकार हैं। जो रूढ़िवादी होता है, रूढ़िवादी हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है कि जो रूढ़िवादी है वो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रदर्शित एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा पूर्ण धारणाओं के आधार पर करती है। रूढ़िवादी ये होती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसे कि जो हमें पूर्वजों से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है धर्म के आधार पर, जो हमारी परंपरा वगैरह होती है, कल्चर हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, जो भी हमें मिलती है, जो भी हमारी मान्यताएं होती है, जो हमारे पूर्वज हमें बताते हैं धर्म के नाम पर या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जो भी कल्चर हम अपनाते हैं, तो ये एक तरीके से क्या होता है, रूढ़िवादी होती है। बहुत टाइम से चली आ रही होती है और हमें पता भी नहीं होता कि हम इन जो रीति रिवाजों को किस प्रकार से हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। और कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या बताया। तो रूढ़िवादी हम इसे ही बोला जाता है, जो पहले पेरेंट्स से या उनके माँ बाप से हम लोग जो सीखते आ रहे होते हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से। तो कक्षा में रूढ़िवादी व्यवहार के कुछ प्रकार है, जिसमें पहला है नस्लीय रूढ़िवादिता। जो कक्षा है उसमें व्याप्त नस्लीय धारणा सबसे प्रबल और तीक्ष्ण होती है। सामान्यतः कक्षा में बालकों की अंतर्क्रिया में परिलक्षित होती है। रंग के आधार पर क्षमताओं को आंकना, अब रंग के आधार पर उनकी एबिलिटी जज की जाती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नस्लों के आधार पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कक्षा में रूढ़िवादी व्यवहार देखने को मिलते हैं। जेंडर के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें सबसे ज़्यादा ये धारणा प्रस्तुत हुई है जेंडर के आधार पर, जिसके द्वारा बालक में समझ अधिरोपित कर दी जाती है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो जेंडर के आधार पर इक्वालिटी हम देखने को मिलती है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा अभी भी देखने को मिलता है कि सबको यही लगता है कि लड़के ज़्यादा सक्षम हैं लड़कियों के मुकाबले। तीसरा टॉपिक आता है इसमें सांस्कृतिक रूढ़िवादी। सांस्कृतिक रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय समाज है उसमें सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग इसमें मिलेंगे, जितने भी जाति के लोग इसमें मिलेंगे, दलित वर्ग के लोग हो गए। तो इस धारणा से प्रेरित होकर विद्यालय में अंतर्क्रिया होती है, जैसे कि छुआछूत या अन्य भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर भी हम देखने को देखते हैं। अब उस कक्षा में जो रूढ़िवादी व्यवहार है उसको कम करने की कुछ रणनीतियाँ हम बता सकते हैं इसमें। अब मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ उसमें कि जो कक्षा में रूढ़िवादी व्यवहारों के प्रकार बताइए और उसको कम करने के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं उसके बारे में आप बताइए। तो ये घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है उन चिन्हों को हटा दे जो पूर्वाग्रह की भावना को बढ़ावा देते हैं। कुछ ऐसे जो साइंस हमें मिलते हैं, साइन का मतलब होता है चिन्ह, तो ऐसे कुछ साइंस हमें स्कूल्स वगैरह में मिलते हैं जिसकी वजह से वो पूर्वाग्रह की भावना को बढ़ावा देते हैं। तो इस चिन्ह को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कक्षा में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए उन भौतिक संकेतों को हटा दे जो ये महसूस कराते हैं कि विद्यालय की स्थापना एक बहुसंख्यक समूह द्वारा की गई है। एक तरीके से जो है कक्षा में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए भौतिक संकेत भी होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से उनको भी कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर मिथ बहुत ज़्यादा, रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ये संप्रेक्षण करें कि विविधता महत्वपूर्ण है तथा सामाजिक अंतर्क्रिया के व्यापक अवसर उपलब्ध कराती है। संप्रेक्षित का मतलब होता है एक तरीके से जो विविधताएँ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। तो ये चीज़ जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो विविधता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सामाजिक अंतर्क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाती है। सामाजिक अंतर्क्रिया मतलब कि जो सोसाइटी है उनसे जुड़ने के लिए, उनमें एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा व्यापक उपलब्ध कराती है जो विविधताएँ होती है। विविधता का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वैरायटी। अब वैरायटी हमें स्कूल्स में देखने को मिलती है, तो वैरायटी में जितना इन्वॉल्व होगा बच्चा वो वैसे ही रूढ़िवादिता को कम करने में मदद मिलेगी। अब आता है कक्षा में आलोचनात्मक विविधता को ध्यान दें। आलोचनात्मक विविधता का मतलब स्थान दें, मतलब कि बच्चे जो हैं अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है क्लास में तो उसके अगेंस्ट बच्चे एक्शन ले सकें, उसकी आलोचना कर सकें। तो इसमें भी विविधता को स्थान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कक्षा में, कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ भेदभाव करता है तो कोई तीसरा बच्चा आके उसे संभाले, उनकी मेंटालिटी को चेंज करे। नेक्स्ट आता है कक्षा में विद्यार्थियों की अनूठे व्यक्तित्व की सराहना करें और उसे स्वीकार करें। अनूठे व्यक्तित्व मतलब कि ऐसी पर्सनैलिटी उनकी होनी चाहिए, उनको मोटिवेट हमेशा करते रहना चाहिए ताकि वो आगे जो है सोसाइटी में भी इन्वॉल्व हो सके। अब नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों में अंतर समूह संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा दे, जिससे सहयोग एवं भाईचारे की भावना प्रबल हो और नकारात्मक अवधारणा क्षीण हो।
अंतर समूह संवाद का मतलब होता है कि ग्रुप में डिस्कशन वगैरह भी की जाए ताकि, और उनके सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए। जो टीचर्स वगैरह होती हैं बच्चों को ग्रुप स्टडीज़ वगैरह करवाए ताकि वो और बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो निकाल के आए, अपना सहयोग उनके बीच में बना रहे, अच्छी खासी उनकी बॉन्डिंग बनी रहे, और साथ में जो उनकी नेगेटिव जो उनकी अवधारणा बनी है, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनमें कमी आए। अब जैसे ये बैक के क्वेश्चन में आया हुआ है यहाँ पे, पूर्वाग्रह समाज में कुछ लोगों के प्रति कैसे विकसित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि समाज में कुछ लोगों के प्रति कैसे विकसित होते हैं, ये मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रूढ़िवादिता बच्चों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है। रूढ़िवादिता और उसको कम करने के कुछ उपाय सुझाइए, ये भी आगे नेक्स्ट पूछा जा सकता है इसके आगे, तो आप ये लिख सकते हैं। अब दुर्व्यवहार और हिंसा बालक के व्यवहार और मानसिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब ये जो है बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मेंटली इफ़ेक्ट, जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, उस पर क्या इफ़ेक्ट डालता है इंसान बच्चे का, जो हिंसात्मक बालक का व्यवहार और दुर्व्यवहार वो जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इजीली आप लिख सकते हैं कि बच्चा अपने ऊपर अब सोच के देखिए कि अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं, तो हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे मेंटालिटी में। हम ज़्यादा गुस्सा आएगा हमारे ऊपर, क्या क्या हम टॉर्चर से सहेंगे, डिप्रेशन के शिकार वगैरह होंगे। तो एक तरीके से आप ये बना के आप इसे लिख सकते हैं। अब ये टॉपिक जो है यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर है, बाल्यावस्था के बारे में इसमें और किशोरावस्था के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाल्यावस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। ये कौन कौन से जो कारक हैं, उस कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, वो हम जानते हैं। इसका आंसर क्या है, इसके बैक में ये आंसर दे रखा है कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। सबसे पहला परिवार प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि बच्चे के विकास में किन किन संस्थाओं की भूमिका वगैरह इसमें रहती है, जिसमें परिवार हो गया, समाज हो गया, हमारी जो संस्कृति है बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। जो हमारी संस्कृति होती है, जो हम कल्चर हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जो वैल्यूज़ हमें बताते हैं, वो सब भी एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी सोसाइटी में हमारी अगर बच्चे की इमेज बनी रहेगी, पेरेंट्स की इमेज बनी रहेगी, तो बच्चे पर भी अच्छा इंप्रेशन डालेगी। और वहीं उनकी जो इकोनॉमिक्स जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, तो उसकी वजह से बच्चे को जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं दे पाते। ये मैंने पूरा आपको कवर करवा दिया था। स्थानीयता हो गया, परंपराएं हो गया, मानदंड हो गया, या फिर धर्म के आधार पर जो भी मान्यताएं वगैरह होती है जो बच्चे के विकास पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो धर्म है, धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह किए जा रहे हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा गलत जो मान्यताएं हैं वो देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे मानदंड हैं, मानदंड मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए जो एक बच्चा है उसके विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभावित डाल रहा है। कुछ परंपराएं हमारे होती हैं, वो भी एक ऐसी परंपराएं वगैरह जो हमारी पूर्वजों से चलती आ रही होती है, जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हैं। तो ये भी है बच्चे के विकास में एक डेवलपमेंट डाल रही होती है, एक बच्चे के विकास में मतलब कि प्रभावित करती है बच्चे के विकास को। कैसे? क्योंकि जो परंपराएं पेरेंट्स वगैरह हमारे लिए होती है, वो उन परंपराएं को हम फॉलो करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, फिर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, ये पूरा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आता है। एक क्वेश्चन और है इसमें, किशोरावस्था के कितने चरण हैं। किशोरावस्था के बारे में मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया था, जो अवस्थाएं वगैरह होती हैं किशोरावस्था की। लेकिन किशोरावस्था के भी कुछ चरण हैं, जिसमें प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष की आयु, मध्य किशोरावस्था में होता है 14 से 16 और परवर्ती किशोरावस्था होती है 16 से 18 वर्ष की। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन है पीछे स्वमूल्यांकन प्रश्न। ये इस जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बैक के क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना बेहतर होगा। समझने की कोशिश करें आप कैसे कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भ जो होते हैं वो बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको पूरा डिफाइन करा था 3rd चैप्टर में,
सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर जो मैंने आपको कवर करवाया था उसको आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में हम देखें तो इकोनॉमिक स्टेटस अगर अच्छा होगा किसी फैमिली का तो बच्चे का विकास भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। उनको सारी फैसिलिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं मेंटली फिजिकली। और समाज में अगर उनका रौब होगा अच्छा खासा तो अपनी अलग इमेज बनेगी बच्चे की, तो वो भी आप इसे पूरा डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने पूरा आपको पैराग्राफ दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत में किशोर अवस्था नहीं बल्कि किशोर अवस्थाएं हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसे बता सकते हैं किशोर अवस्था की नहीं सिर्फ किशोर अवस्थाएं हैं। किशोर अवस्थाएं मतलब कि एक लिमिटेशंस होती है, जैसे कि 3 प्रमुख चरण मैंने आपको बताए थे इसमें, तो 3 चरणों में भी ये डिवाइडेड है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब नेक्स्ट जो है, जो लास्ट चैप्टर है आपका 9th चैप्टर, जिसमें जो यूनिट 3 का है 9 चैप्टर, इसमें समावेशन के बारे में बताया गया है। समावेशन एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ कि समावेशन ये होता है कि जितने भी विभिन्न जाति के लोग होते हैं, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो रंग के आधार पर उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता हो, जो भी जो हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोगों को देख लिया, जाति के धर्म के आधार पर, उम्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, संस्कृति, अक्षमता की परवाह किए बिना सबके साथ सम्मिलित करने से है। समावेशन का मतलब ये होता है ऐसे अधिकार उन लोगों को दिए जाते हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, समान शिक्षा उनको दी जाए, समान जो जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं इक्वल उनको प्रोवाइड करवाई जाए, चाहे वो कानून के ज़रिए हो चाहे वो सोसाइटी के ज़रिए हो। तो समावेशन को एक अधिकार के रूप में हम देखते हैं कि उस लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, रंग देखकर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति देखकर कोई भेदभाव उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो समावेशन का मतलब ये होता है। अब जो समावेशन की अवधारणा है वो 3 तत्वों के आधार पर इसे समझ सकते हैं, या समावेशन की विशेषताओं के रूप में भी हम देख सकते हैं कि समावेशन को एक्चुअल में डिफ़ाइन किस प्रकार से हम करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, समावेशन जो है वो एक प्रक्रिया तथा परिणाम है। समावेशन एक प्रक्रिया के रूप में हम देखते हैं जो निरंतर चलती रहती है और निरंतर समावेशन के नए आयाम को अपनाने को तत्पर रहती है, जिससे विविधता के प्रति सही अनुक्रिया की जा सके। अब क्या होता है कि जितनी भी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है देश में, क्योंकि विविधताओं का देश है पूरा भारत, बाकी अदर कंट्रीज़ में हो या ना हो, लेकिन भारत में विविधताओं से भरा देश है, तो उसके प्रति जो सही अनुक्रिया है वो की जा सके, इसलिए एक प्रक्रिया के रूप में हम समावेशन को देखते हैं, जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि अगर जब सामाजिक समावेशन को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तब ये प्रक्रिया कहलाती है। जब इसे प्राप्त कर लिया जाता है तब यह परिणाम के अंतर्गत सम्मिलित होता है। कि प्रोसीजर होता है ये पूरा प्रोसीजर, मतलब कि समावेशन में सभी लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा होता है, किसी एनजीओ के ज़रिए या फिर कोई गवर्नमेंट के ज़रिए, तो सब लोगों को एक ही विविधताओं में इन्वॉल्व करके सभी फैसिलिटीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये प्रक्रिया के रूप में भी है। दूसरा, जब ये प्राप्त कर ली जाती है, उन लोगों को जितनी भी है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई चली जाती है, सभी लोगों को एक समान समझ लिया जाता है, एक ही चीज़ छत के नीचे रखा जाता है, तो एक तरीके से तब ये परिणाम के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है समावेशन, जो होता है सभी की उपस्थिति, सहभागिता तथा उपलब्धि से संबंधित है। जो समावेशन होती है सबकी उपस्थिति से, समावेशन का संबंध किससे? सहभागिता, सब इन्वॉल्व हो इसमें, उपस्थिति हो मतलब कि सब लोग आए, अपीयर से उत्पन्न उपलब्धि से है, जो हर एक को समाहित करती है, साथ ही साथ उनकी विविधताओं को एक अवसर के रूप में भी देखती है। वह अवसर समाज में विकास को गति देता है। अब क्या होता है कि जो भी अवसर वगैरह देती है समावेशन एक समाज से जुड़ने के लिए, कुछ क्या होता है कि आदिवासी समूह के लोगों को देखोगे तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग है समाज से, वो पिछड़े हुए लोग हैं दुनिया में। और कुछ हैंडीकैप्ड लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। हैंडीकैप्ड को देखोगे तो उन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है समावेशन, कि किसी कोई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपंग है तो उनको भी एक साथ लाया जाता है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, उनको समाज में आगे आने के लिए भी बहुत ज़्यादा उनको अवसर दिए जाते हैं, और यही अवसर जो है समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तीसरा टॉपिक आता है समावेशन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। जितनी भी बाधाएं होती हैं, किस तरीके से? जैसे कि जाति, रंग, लिंग, संस्कृति, योग्यता, अयोग्यता, आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है इन व्यक्तियों को, जितने भी व्यक्ति होते हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं,
कुछ लोग, अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे अमेरिका में आज भी रंग काले गोरे को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। एक स्टोरी भी रही थी जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, साउथ अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, तो काले गोरे को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिल रहा था। वो भेदभाव अब जाके थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी देखने को आज भी मिलता है। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि काले गोरे को लेकर भी बहुत ज़्यादा उनमें भेदभाव देखने को मिलता है। तो क्या होता है, जितनी भी बाधाएं इनके अंदर इन्वॉल्व होती है, समाज में उन लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाई जाती है लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, तो जितनी भी बाधाएं हैं इनके ऊपर, उनको ख़त्म करके, उनको दूर करके एक दूसरे को जानने का, समझने का और उनसे कुछ सीखने का अवसर भी ये प्रदान कराती है। तो समावेशन, मैंने आपको बताया कि समावेशन क्या होता है और समावेशन द्वारा किस प्रकार की बाधाओं को दूर करने की बात की गई कि जो समावेशन है, किस प्रकार की जिन इनके साथ भेदभाव किया जाता है तो उनको ख़त्म करने की बहुत सारे अवसर इनको प्रदान किए जाते हैं। तो ये समावेशन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो समावेशन वाला टॉपिक है ना, ये बच्चों में है, मतलब कि शिक्षा में समावेशन की क्या उपलब्धता है उसके बारे में इसमें बताना है। तो शिक्षा में कैसे कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरीके के अगर किसी भी बच्चे को परेशानी अगर होती है तो उसको किसी भी तरीके की उनको अलग ना रखा जाए, पृथक ना रखा जाए। समावेश का मतलब होता है सभी लोगों को, सभी बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको जाति, धर्म, लिंग और यहाँ तक कि अगर अपंगता भी है तो उसके आधार पर उनको अलग नहीं किया जाएगा। तो समावेशन की एक प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो समावेशी शिक्षा के लिए विकलांग बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा विद्यालय वगैरह बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम जानें तो सबसे पहला टॉपिक है समावेशी शिक्षा का आरंभ कब हुआ था। सबसे पहले सालामांका सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन जो हुआ था स्पेन में 1994 में। मतलब कि स्पेशल नीड्स एजुकेशन, मतलब विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की जो शिक्षा है उनके लिए एक स्पेन में सालामांका सम्मेलन हुआ था 1994 में। तो इसमें क्या है कि शिक्षा से जुड़ी अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है। इसमें मतलब कि विद्यालय की सभी बच्चों को उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई स्थितियों के साथ शिक्षा के अंतर्गत समायोजित करना है। मतलब कि सभी बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, हर चीज़ में देखा जाए तो किसी भी तरीके का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे संवैधानिक कानून वगैरह भी बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कानून है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आयोजित की गई थी 1968 में। कोठारी कमीशन भी आयोजित की गई थी 1964 में, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कोठारी कमीशन के बारे में। अगर नहीं पढ़ रखा तो आप इसे गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 1964 में कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसमें सभी बच्चों को, विकलांग बच्चों को, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपंग बच्चों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की गई थी। वहीं हम देखें 1974 में एक प्रथम औपचारिक पहल भी की गई थी, जिसमें भारत सरकार द्वारा एक AEDC मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन का आरंभ भी किया गया था। कब? 1974 में। उसके बाद कल्याण मंत्रालय ने एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता भी महसूस की गई थी जिसमें पुनर्वास कार्यक्रमों की जांच तथा नियंत्रण कर सके। पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास होता है जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उनको बिल्कुल अलग रखा जाता है, तो उनको वापस से दोबारा से समाज के साथ जोड़ना पुनर्वास कहलाता है। तो पुनर्वास कार्यक्रमों की जांच और नियंत्रण भी कर सके, तो ऐसे कुछ मानव संसाधनों का विकास भी किया था, जिसमें 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोजित की गई थी। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोजित की गई थी 1968 में और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में लागू की गई थी। एक एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 में भी लागू की गई है। इसमें भी बहुत सारे एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी किए गए हैं। उसके बाद आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में सभी बच्चों की सामान्य शिक्षा पर बल भी दिया गया। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा आयोजन DPEP जो 1994 से लेकर 1995 तक चला था। अब कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं हम नाम इसके बारे में बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे बना था 3 महत्वपूर्ण अधिनियम थे। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो 1992 में बनाया गया था कि सभी लोगों को जो है समाज के साथ जोड़ना पुनर्वास कहलाता है, जो 1992 में एक्ट पास किया गया था। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में, जिसके बारे में आगे आप आई थिंक 4th या 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में।
सारी नीतियों के बारे में। मानसिक मंदता और बहुविकलांगता अधिनियम भी लागू किया गया था, जिसमें सभी लोगों को PWD एक्ट भी पास किया गया था 1995 में। तो ये सब क्या है, इसका इतिहास रहा है। और 2002 में 2007 में 10 वर्षीय योजना भी लागू की गई थी। 10 साल तक जो है बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। 2001 से लेकर 2011 तक जो उनको फ्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, बच्चों को, विकलांग बच्चों को। तो उसमें बहुत ज़्यादा बताया गया था इसके बारे में। और सालामांका विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसे इसमें ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। ये सब थे जो है इतिहास इसका क्या रहा था। अब आता है इसमें सामाजिक समावेशन हेतु शैक्षिक क्रियाकलाप, मतलब कि सामाजिक रूप से समावेशन बनाना शिक्षा को। तो कुछ ऐसे शैक्षिक क्रियाकलाप हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों को समावेशन शिक्षा देने के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या क्या एक शिक्षक होने के नाते आप क्या क्या शैक्षिक क्रियाकलाप, मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये घुमा फिरा के पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहला आता है, किसी भी कक्षा को समावेशी बनाने में एक अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक टीचर पे ही सबको डिपेंड होता है कि वो बच्चों को किस प्रकार से समझाएगा। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहाँ पे किसी भी धर्म का, किसी भी रंग रूप का, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता। हमें छोटा सा बच्चा प्ले स्कूल का, LKG का या फर्स्ट क्लास का जो होता है, तो एक में धीरे धीरे जो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी डेवलपमेंट होती जाती है, तो वो क्या करता है, इस लेवल को समझने लगता है, इस चीज़ को समझने लगता है। लेकिन वहीं हम टीचर की बात करें तो बचपन से ही टीचर हमें ये सिखाती है कि किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको समान भागीदारी करने की, जो छात्र छात्राएं हैं उनकी पूर्ण भागीदारी को भी सुनिश्चित करने का काम कौन करती हैं, टीचर्स करती हैं। एक कक्षा को समावेशी कक्षा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक का नज़रिया समावेशी शिक्षा और समावेशी कक्षा की ओर सकारात्मक हो तथा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों की जानकारी और समझ हो। सबसे ज़्यादा एक कक्षा को समावेशी बनाना मतलब कि सभी लोग उसमें मिलजुल के आपस में स्टडी करें और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो या गेम्स वगैरह हो, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि शिक्षक का जो नज़रिया है वो देखने का, वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? जब तक टीचर का नज़रिया पॉजिटिव नहीं होगा वो बच्चों को क्या सिखाएगा, भेदभाव भी सिखाएगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए उसका जो रवैया है वो सकारात्मक हो और कुछ ऐसी जो उनको शिक्षण है, शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है उसकी जानकारी भी उसको होनी चाहिए। जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, किस बिहाफ पे करवाई जा रही है, सभी लोगों को एक साथ समझना चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करने के साथ साथ छात्र छात्राओं को दिए गए कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे कार्यों को पूर्ण करने हेतु सभी की आवश्यकता हो तथा सभी की भागीदारी के बाद ही उस कार्य की समाप्ति हो पाए। अब स्कूल्स में आप लोग पढ़ के हटे हैं, आप लोगों को पता होगा इस चीज़ के लिए कि स्कूल्स में हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती थी, गेम्स में हो, चाहे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हो, चाहे असाइनमेंट बनाने के लिए हो, चाहे कोई टेस्ट होता है, ग्रुप स्टडी ही बच्चों को करने के लिए टीचर्स देते हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उनको डिवाइड करके क्या करते हैं, उनको असाइनमेंट्स वगैरह दे देते हैं बनाने के लिए। ऐसे काम करने चाहिए, इस प्रकार से उनको अरेंजमेंट करनी चाहिए टीचर्स को, या हमें अगर हम बन के अगर अंदाज़ा पूछा जाए हमसे कि अगर हम टीचर होते तो क्या क्या करते हैं हम समावेशी समाज को बनाने के लिए, समावेशी कक्षा को बनाने के लिए। तो क्या होता है कि सभी की आवश्यकता उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, सभी की भागीदारी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसी अरेंजमेंट्स टीचर्स को करनी चाहिए। वहीं हम देखें शिक्षक द्वारा अनुदेशन देने में मैं करूं मतलब कि शिक्षक मॉडल, हम करें समूह मॉडल, तुम करो मतलब व्यक्तिगत मॉडल का समावेशन करने का प्रयास भी होना चाहिए। मतलब कि तुम भी करो, हम भी करें, सब करें मिलकर। और शिक्षक द्वारा सक्रिय अधिगम नीति सहयोगी शिक्षण नीति के अंतर्गत थिंक, पेयर एंड शेयर का समावेशन किया जाए। थिंक मतलब सोचना, पेयर मतलब कि जोड़ा बनाना, आपस में मिलजुल के काम करना, शेयर मतलब अपनी जो भी बातें हैं दूसरों से शेयर करना, जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो हम पढ़ते हैं वो दूसरों के साथ डिस्कस करना। तो सबसे पहले शिक्षक द्वारा एक प्रश्न सभी छात्र छात्राओं को दिया जाता है जिसमें सभी व्यक्तिगत रूप से उस प्रश्न के हल के बारे में सोचने लगते हैं और फिर वो पेयर बनाते हैं, किससे छात्र छात्राओं के जोड़े बनाकर वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके साथ शेयर करते हैं और सभी अपने अपने हल को साथी के साथ साझा करते हैं और इसी के साथ स्वयं तथा अपने साथी के उत्तर की तुलना भी करते हैं और अंत में दोनों के द्वारा शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ उत्तर दिया जाता है। ये चेक किया जाता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, 2 बच्चों को ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम बिल्कुल परफेक्ट होकर किसी क्वेश्चन का आंसर हम दें।
तो एक तरीके से क्या है, ये कुछ तरीके हैं, मानदंड हैं जिसके ज़रिए हम समावेशी शिक्षा बना सकते हैं। कोई विकलांग बच्चा है, जैसे कि किसी के हाथ में चोट लगी है या पैर से अपंग है या मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, तो वो किसी इंटेलिजेंट इंसान के साथ रहे और उसके साथ पेयर बना दिया जाए ताकि वो ईज़िली किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में वो उसकी मदद भी कर सके और सबको ये सिखा भी सके कि हाँ किस तरीके से हमें अपंग इंसान की मदद करनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे इसमें और क्वेश्चंस इसमें ही कवर हो जाते हैं आपके, ज़्यादा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, शिक्षक द्वारा विभिन्न योग्यताओं वाले छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के विभिन्न विधियों का चयन भी करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं इजीली, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में घुमा फिरा के। तो उसमें ये लिखा है, समावेशन एक अधिकार है तथा इसका उद्देश्य सभी को उनकी जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति या अक्षमता की परवाह किए बिना सबके साथ सम्मिलित करने से है। व्याख्या कीजिए। अब समावेशन का मैंने पूरा टॉपिक आपको बताया, समावेशन की विशेषताओं के बारे में बताया और उन किस प्रकार से वो परेशानियों को दूर करता है, और वो सब आपको इसमें ऐड करना है। ये घुमा फिरा के पूछा गया और ये पूरा ही जो सेंटेंस है ये पूरा बुक में मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये लिखा गया है इसमें, तो आपको इसकी व्याख्या करनी है। दूसरा आता है, दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे ये टॉपिक नहीं आ सकता। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, आप अपने दोस्तों को समावेशन के प्रति कैसे जागरूक कर सकते हैं, कुछ तरीके बताइए। समावेशन के लिए आप किस प्रकार से किसी को जागरूक कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो ये भी घुमा फिरा के पूछा गया है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताइए। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें समावेशन के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरों को उसके बारे में जो उनकी कमज़ोरी है ना बताकर उनके टैलेंट को दूसरों को बताएं। तो आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपने दोस्त को समावेशन के प्रति कैसे जागरूक कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ईजीली लिख सकते हैं। वहीं आता है कि किसी समाज के व्यापक विकास हेतु समावेशन किस प्रकार उपयोगी है, मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है समावेशन की कि किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा समाज के लिए, क्योंकि समाज में जब तक जागरूकता नहीं होगी इनको समाज में भागीदारी नहीं मिल सकती। तो समावेशन के लिए समावेशी शिक्षा उन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए, किस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। घुमा फिरा के आप इसे ईजीली लिख सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ होता है कवर, जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।